क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, दो मेन कंसेप्ट हो गए। वो दो मेन कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स टू मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको समझो कोई आंसर नहीं आया तो वो दो मेन कंसेप्ट आप कर सकते। हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड चैप्टर ऑफ योर एसएससी साइंस टेक्स्ट बुक पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ये वन शॉट है। हालांकि दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू दिस 6 टॉपिक्स और थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वे में सीखेंगे और कुछ एक ट्रिक्स बताऊंगा जिससे ऑनेस्टली बता रहा हूँ 70% ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएंगे। 70%, आई एम वेरी श्योर 70% जब मैं बोल रहा हूँ तो 70% हो जाएंगे। चलो वो मैं बीच दौरान में जब उसकी जरूरत लगेगी तब आपको बताऊंगा। हालांकि 1 2 3 4 5 6 ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन के साथ। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट डील्स विद सारे एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली पढ़ना। एज ऑफ नाउ 20th सेंचुरी जो चल रही है उसमें 118 एलिमेंट्स जो है वो अभी डिस्कवर है। इस पॉइंट पे 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है। अब आप मुझे बताओ, क्या इनको सेपरेटली पढ़ना आसान है? क्या इनको सेपरेटली पढ़ना कन्वीनियंट है? देखो, ये सब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको जब हाइड्रोजन पढ़ना है तो सिर्फ हाइड्रोजन नहीं पढ़ना है, हाइड्रोजन क्या क्या और एलिमेंट्स के साथ कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन का बिहेवियर सल्फर के साथ कैसा है। अच्छा, हाइड्रोजन तो ठीक है, लेकिन लिथियम का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कैसे बना रहा है, लिथियम और किसी के साथ बॉन्ड बना है। तो आप लोगों को सिर्फ एलिमेंट्स नहीं, उनकी कैरेक्टर्स, उनके फीचर्स, वो लोग क्या प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, इन सबको पढ़ना। और सोचो 118 एलिमेंट्स को सेपरेटली पढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा हर एक इंसान के लिए। इसीलिए एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया गया जिसकी वजह से ये थोड़ा आसान हो जाए, इनको ग्रुप में पढ़ा जा सके, इनको एक सेपरेट प्रॉपर्टीज जो इनकी पूरी ग्रुप या पूरा ऑर्डर को बिलोंग करता है। जैसे फैमिली होती है ना, इसकी फैमिली ऐसी है, इसकी फैमिली ऐसी है, सब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे हम लोग जैसे जज करते हैं वैसे हम लोगों ने एलिमेंट्स को जज किया कि उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उनको ग्रुप किया। इसी को हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। कि बहुत सिस्टमैटिक होना चाहिए, ठीक है, और कोई लॉजिक होना चाहिए ना। ऐसे भी नहीं तो क्या ये अच्छा लग रहा है, हाइड्रोजन के साथ राइमिंग कर रहे हैं कोई एलिमेंट, तो उसको उस ग्रुप में डाल दो, ये नहीं। उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होना चाहिए, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो उन लोग में कॉमन हो, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ 118 एलिमेंट। लेकिन उस वक्त पर मैं बात करूं 18 सेंचुरी, 1800 में, 1820, 1830s में इतने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं थे। उस समय पे 30 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। हालांकि आप लोग देखो 30 एलिमेंट्स को पढ़ना कंपैरेटिवली आसान है, बट फिर भी आपको पता दे रहा कि धीरे धीरे एलिमेंट्स डिस्कवर होते जाते हैं, तो उनको पढ़ना उस तरीके से जरूरी होता गया कि यार एक स्पेशल ग्रुप बनाया जाए। तो आप लोग को पहले वाला क्लासिफिकेशन में क्या याद रखना है कि 30 एलिमेंट्स शुरुआत में 18 सेंचुरी में, 1856, 1863 इस दौरान ये सब डिस्कवर हुआ। 1819 इस दौरान, मतलब 18 सेंचुरी में इतने एलिमेंट्स थे, और अभी एज ऑफ नाउ 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है। ये क्लासिफिकेशन के बारे में। अच्छा, हम लोग इसके बाद 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तीनों फेलियर है, लेकिन ये जीनियस है। मतलब होता है ना कि हारो तो भी ऐसे हारो कि दुनिया याद रखे, तो ये मेंडेलीव वैसा वाला किस्म का इंसान है और बहुत ज्यादा जीनियस है। मतलब ये ना, इसका अलग से ड्रीम 11 चल रहा है, ये अपना प्रेडिक्शन बना रहा है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का समझो प्रेडिक्शन चल रहा है कि यार ये प्रेडिक्शन और प्रेडिक्शन ट्रू हो रहा है, वो कैसे वो जानेंगे। और डॉबरेनर्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ ऑक्टेव ना ठीक ठाक है, शुरुआत में है, बेसिक है तो ठीक ठाक है। अच्छा, और एक चीज बताता हूँ, मेरे पास ना एक ऐसा मैंने, अच्छा ये अगर आपको समझ गया होगा, तो मैंने ओवर द टाइम ना ये रियलाइज किया है कि अगर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर डॉबरेनर्स ट्राइड हो गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ ऑक्टेव हो गया और मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, इन तीनों में से कुछ भी आता है ना, मैं ना उनके बारे में 2 लाइन ऐसी है जो गारंटी वैसी लिखनी है। मतलब कहने का मतलब क्या है, 2 पॉइंट है, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब क्या समझना जरूरी है, हम क्लासीफाई तो कर रहे हैं, लेकिन किस बेसिस पर कर रहे हैं, किस बेसिस पर कर रहे। तो हालांकि ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट अगर आप ये समझोगे ना तो बहुत सारे सवाल आप अपने से कर सकते हो, ओन से लिख सकते हो। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये क्या है, ये देखो, ये तीनों जो है, ये 2 बेसिस पर पूरा जो है कहानी आता है। पहला है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये एटॉमिक है, एटीएम है, एटॉमिक, एटीएम नहीं है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। और ये है सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
ये 2 पॉइंट जो है वो इन तीनों के लिए कॉमन है। मतलब अगर मुझे कोई पूछता है डबल ट्राइड के बारे में कुछ डिफाइन कर दो या कुछ लिखो, मैं ये दोनों पॉइंट को इंक्लूड करूंगा, मेरे मार्क्स बन। समझ लो ये सब क्या है, हम पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स देख रहे हैं जो तीनों में वैलिड हो जाए और तीनों में लिखे, ताकि हम लोग का आंसर लंबा हो जाए। 2 मार्क का आंसर 5 मार्क का कैसे करते हैं, एसएससी बोर्ड के बच्चों को बहुत अच्छे से आता है। पता 2 ही मार्क का है, लेकिन उसको 5 मार्क का कैसे बनाते हैं, वो ये 2 पॉइंट सिखाएंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास मतलब क्या हो गया कि अच्छा आज मुझे समझो कोई एलिमेंट मिला, आज मैं चलते चलते मुझे कोई एलिमेंट मिला, उस एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मुझे पता चला अच्छा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। फिर मुझे पता चला कल मेरे को कोई एलिमेंट मिला हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक मास है 4। फिर मुझे समझो कार्बन मिला, क्योंकि रैंडमली मिलेगा ना आप लोगों को, जब डिस्कवरी हो रही है तो रैंडमली कोई भी एलिमेंट्स मिल रहा है, तो मुझे कार्बन मिला, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 12। और मुझे उसके अगले दिन बोरॉन मिला। बोरॉन देखो, पहले हाइड्रोजन मिला, फिर हीलियम मिला, फिर कार्बन मिला, चौथे दिन को बोरॉन मिला है। तो बोरॉन उसके अकॉर्डिंग में नहीं लिखोगे कि अच्छा बोरॉन अब मिला है तो मैं चौथे नंबर पे लिखूंगा। बोरॉन का एटॉमिक मास जो है वो है 10। तो बोरॉन का एटॉमिक मास 10 है, इसका मतलब क्या है, मैं अरेंज तो करूंगा, मतलब मैं एक ऑर्डर में तो जाऊंगा, लेकिन वो ऑर्डर किस बेसिस पर होगा, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ, एटॉमिक मास मतलब उस एटम का जो वजन होगा, जो उसका मास होगा, जो उसके मैटर का प्रॉपर्टी मतलब इनर्शियल मास होगा, जो उसका एक्चुअल वेट, जिसको हम समझते हैं मास एंड वेट आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जो आप लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा। बट आप लोग देखना यहाँ एवरी टाइम मास लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मास बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर मैंने उसको अरेंज किया है। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि जितने भी, चाहे वो डॉबेराइनर हो, चाहे न्यूलैंड हो, चाहे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल हो, इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रेंज में अरेंज किया है। क्या मैंने बोला, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रेंज में अरेंज किया है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सिमिलर। क्यों, सेम नहीं, इधर बहुत बच्चे लोग करते हैं कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, नहीं। अरे बाबा, अगर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, समझो मैं हाइड्रोजन हूं, ठीक है, और एक लिथियम है, समझो मेरा दोस्त लिथियम है, हम दोनों की प्रॉपर्टीज सेम और सिमिलर में क्या डिफरेंस है, अगर सेम है तो बाबा, अगर मैं भी वही प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ, ये भी प्रॉपर्टीज वही दिखाता है लिथियम, तो हम दोनों का नाम तो हाइड्रोजन ही होना चाहिए, हम दोनों की अलग अलग इंडिविजुअलिटी थोड़ी होगी। तो सिमिलर मतलब क्या, हाँ बाबा, अगर 10 प्रॉपर्टीज हम लोग में है तो हो सकता है हम लोग में 6 प्रॉपर्टीज कॉमन है, लेकिन 4 अलग होनी चाहिए, इसका मतलब सिमिलर का मतलब क्या। अच्छा मुझे बताओ, डार्क ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर है, पेल ब्लू कलर है और स्काई ब्लू कलर, ये चारों में कॉमन क्या है, सब ब्लू है, लेकिन सबके शेड्स अलग है। मतलब इन लोग में सेम वाली प्रॉपर्टीज क्या है, सब ब्लू है। लेकिन सिमिलर मतलब क्या हुआ कि ये लोग सेम है, लेकिन एट द सेम टाइम ये लोग डिफरेंट भी है। क्या डिफरेंट है, उन लोग का शेड डिफरेंट है। तो सिमिलर मतलब क्या, एक डार्क ब्लू है, दूसरा लाइट ब्लू है, फिर कोई स्काई ब्लू, फिर कोई पेल ब्लू है, तो ये सब शेड्स है, मतलब थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस आ रही, मतलब सिमिलर है। लेकिन क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जो आप लोग देख सकते हो, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका टेम्परेचर, हाथ लगाए टेम्परेचर पता चला बहुत गर्म है, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, अच्छा रिएक्शन होने के बाद कलर चेंज हो रहा है, तो अच्छा अभी ये रिएक्शन होने के बाद ये कंपाउंड जो बन रहा है उसमें हाइड्रोजन है, कॉपर की वजह से ब्लू कलर आ रहा है, तो ये सब क्या हुआ, उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शन के बाद पता चलती। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो मैं देख सकता हूं, तो ये दोनों कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या हुआ, अगर मुझसे किसी ने पूछा कि एक्सप्लेन डॉबेराइनर, तो भले मुझे कुछ ना आता हो, मैं ये 2 पॉइंट लिख दूंगा, मुझे गारंटी मार्क्स मिलेगा। सुने, डॉबेराइनर इज बेस्ड ऑन 2 बेसिस या 2 मेन कांसेप्ट्स। मेन कांसेप्ट्स क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये क्या है, ये पूरे इन तीनों में से ये है मेन कांसेप्ट्स। ये तीनों जो है ना, डॉबेराइनर, न्यूलैंड या मेंडेलीव, इन तीनों का यही है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डॉबेराइनर का एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे एक साथ करके। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जो भी एलिमेंट कभी भी डिस्कवर हो, लेकिन उनका एटॉमिक मास वेट नहीं, वेट मतलब क्या होता है, वेट इज अ फोर्स, उसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है, मतलब वो एक फोर्स एक्सर्ट कर, लेकिन हम फोर्स की बात नहीं करें, हम उसकी मास, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस इज नोन एज मास। हम मास की बात करें कि उसका मास कितना है, तो उसके मास के बेसिस, एटम की मास के बेसिस पर मैं उसको अरेंज कर रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या मुझे कभी भी कोई एलिमेंट मिला, लेकिन मैं उसको एक के बाद एक ऐसे अरेंज करूंगा कि उसका मास बढ़ते रहे। दूसरी बात, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट है जो हाइड्रोजन की तरह सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, ऐसा कोई एलिमेंट जो हाइड्रोजन की तरह सिमिलर फिजिकल
और केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहा तो मैं हाइड्रोजन के नीचे लिख दूंगा कि ये इसका ग्रुप बन जाएगा, हाइड्रोजन का ग्रुप, हीलियम का ग्रुप, बोरॉन का ग्रुप, कार्बन का ग्रुप। ये होता है कि सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को साथ में रखो ताकि पता चले अच्छा जो जैसा ये प्रॉपर्टी शो करता होगा वैसा ये दिखा होगा, वैसे ये दिखता होगा। जैसे कि डार्क ब्लू, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, पेल ब्लू, एक ही ऑर्डर में, ब्लू के बाद ग्रीन, ब्लू के बाद ग्रीन, ब्लू ग्रीन में कितना ज्यादा डिफरेंस है, इसीलिए तो हाइड्रोजन और हीलियम में डिफरेंस है। हीलियम नोबल गैसेस है। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, ध्यान रखना, आप जितने भी देखना, जब आप लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखोगे तो आप देखिएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाँ या ना। लेकिन जितने भी पीरियडिक टेबल है उसमें कहीं भी हीलियम नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस जो डिस्कवरी हुई है उनकी वो बहुत बाद में हुई है, लेटर ऑन, बाद में हुई है। इसका मतलब वो शुरुआत में इसीलिए नहीं दिखे गए, ऐसा नहीं कि वो लोग थे नहीं, दुनिया में थे लेकिन हमें मिले नहीं। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस स्टेबल होते हैं, वो कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। आपको H2O कैसे, हाइड्रोजन के में कैसे पता चला होगा, ऑक्सीजन के में कैसे पता चला होगा, H2O मॉलिक्यूल में, कोई कंपाउंड में पता चला होगा कि अच्छा ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इसमें से जो लिखना है लिखो, लेकिन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिखना जरूरी है, मेन कंसेप्ट लिखना जरूरी है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों में। न्यूलैंड ने भी ऐसे ही अरेंज किया। न्यूलैंड का जो पीरियडिक टेबल है, जो न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव को फॉलो करता है, उसका भी ये दो मेन कांसेप्ट है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो अगर न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव के में क्वेश्चन आ गया, टेल मी समथिंग अबाउट न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव, क्या बोलूंगा? न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव इज बेस्ड ऑन मेन टू कांसेप्ट, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, वेरी अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स। उस समय पे 63 थे, डॉबेरेनर के टाइम पे 1817 में, डॉबेरेनर के टाइम पे 1817 में ओनली 30 एलिमेंट्स थे, तो इसको आसान पड़ गया। लेकिन इसके टाइम पे 63 एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट था। ये कुछ 1856 के दौरान कुछ हुआ है, if I'm not wrong, 1866, I'm so sorry, 1866 के दौरान 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, 1866 के दौरान 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। तो उसको इसने प्लेस किया, लेकिन जितने भी नॉन एलिमेंट्स है उनको टू मेन कांसेप्ट के बेसिस पर क्लासिफाई किया, ऑर्डर में अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप ये दोनों पॉइंट आपके लिए क्लियर है। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो विल मूव अपॉन डॉबेरेनर स्टेट, और उसके बारे में कैसे समझेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। Coming on back to the point, क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, दो मेन कंसेप्ट हो गए। वो दो मेन कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इट्स टू मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको समझो कोई आंसर नहीं आया तो वो दो मेन कंसेप्ट आप कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू डॉबेरेनर ट्रायड। बहुत कुछ है लेकिन हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। डॉबेरेनर ट्रायड क्या क्या सजेस्ट करता है? तो डॉबेरेनर एक साइंटिस्ट का नाम है, डॉबेरेनर एक साइंटिस्ट का नाम है, सॉरी, वो जर्मन साइंटिस्ट है, ठीक है। 1817 में उन्होंने ये ट्रायड, मतलब क्या होता है? तिगड़ी, तीन का ग्रुप। अब उन्होंने तीन का ग्रुप का मतलब क्या, पहले समझो डॉबेरेनर ट्रायड का मतलब क्या है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला, पहली बात तो डॉबेरेनर ट्रायड में वही दो कांसेप्ट, डॉबेरेनर ट्रायड इज बेस्ड ऑन टू मेन कांसेप्ट, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ या ना। मतलब मैंने हर पॉइंट में सबसे घुसाएं मतलब वही पॉइंट को रिपीट करना ताकि मेरे मार्क्स बढ़े, ताकि 2 मार्क का आंसर 5 मार्क का लगे, जितना जरूरी है उतना। तिगड़ी और जर्मन क्या ये बोलता है? इन्होंने क्या बोला कि मैंने एक ग्रुप बनाया। देखो इसका मतलब क्या है, मैंने एक ग्रुप बनाया, मैंने एक, अच्छा इस समय पे कितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे? 30 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। जब डॉबेरेनर ट्रायड क्या कहता है कि मैंने ऐसा एक ग्रुप बनाया 3 एलिमेंट्स का, इसीलिए तिगड़ी 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, जिसको मैंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लिखा। जैसे कि लिथियम से ज्यादा मास आता है सोडियम, फिर आता है पोटेशियम का। तो उसने क्या कहा कि ही अरेंज्ड 3 group of elements in the increasing order of atomic mass, or he found that the atomic mass of the first element and the last element is equal to the mean, it is equal to the mean of the middle element। इसको मैं समझाता हूँ, लेकिन मैंने क्या समझा? पहली बात, अच्छा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का होगा, क्यों? क्योंकि लिथियम का एटॉमिक मास इज क्लोज टू 7, सोडियम का इज क्लोज टू 23 एंड पोटेशियम का इज समथिंग 39। मतलब इसका एक्चुअली क्या है, इसका 6.9 है और इसका 39.1 है, ठीक है। ये कुछ
इस तरीके से एटॉमिक मास है उसका एक्चुअल। ठीक है, दूसरी बात क्या, इसने 3 ग्रुप में अरेंज कर दिया तो ट्रायड बुलाया। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास तो देख रहे हो, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में 1 2 3 ऐसे रीड करोगे आप, इसको ऐसे रीड करोगे, इस तरीके से जा रहे हो तो इसको ऐसे रीड करोगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या था, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ये जो तीनों हैं इनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, सिमिलर है, सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। ठीक है, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, अभी डॉबेराइनर ने रूल क्या दिया ट्राइड का, उसने नाम क्या दिया, उसने ये बताया, उसने क्या बताया, उसका जो लॉ है वो ये कहता है कि डॉबेराइनर स्टेट्स, क्या कहता है, द एटॉमिक मास the sum of atomic masses of the first and the last element is approximately equal to the mean of middle एलिमेंट। बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो क्या कहता है, ये कहता है, देखो ये क्या कहता है, पहले मैं हिंदी में समझाता हूं फिर इसका मतलब है। वो क्या कहता है कि पहला एलिमेंट का एटॉमिक मास, देखो इसको ऐसे ही अरेंज करना है, क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से इधर उधर करोगे तो आंसर सही नहीं आएगा। वो क्या कहता है कि पहला एटॉमिक मास मतलब लिथियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम का एटॉमिक मास, मतलब फर्स्ट और थर्ड के एलिमेंट को मैं जोड़ दूं और उसका मीन, मीन मतलब क्या होता है, मीन मतलब होता है एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू मतलब हाफ कर दो उसका, उसका क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। तो ये कहता है, वो क्या कहता है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम में लिथियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम का एटॉमिक मास को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करोगे, मतलब उसका एवरेज निकालोगे तो बीच का मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा। देखो वही कह रहे कि नहीं, द सम, सम मतलब एडिशन, सम मतलब एडिशन, द एडिशन ऑफ द एटॉमिक मास, किसका, फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के सम, एटॉमिक मास को एडिशन कर दो, सम कर दो, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, किसके बराबर है, टू द मीन ऑफ द मिडिल एलिमेंट, मतलब इन दोनों का जो एवरेज होगा वो उसका एटॉमिक मास का ये होगा, इज इक्वल टू द मीन ऑफ द मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास का the sum of the atomic mass of the first and the last element approximately equal to the mean of the atomic mass of the middle element। इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं लिथियम और पोटेशियम के मास को ऐड करता हूं, उसको एवरेज निकालता हूं तो वो सोडियम के बराबर होगा। देखते हैं, जैसे लिथियम का है 6.9, पोटेशियम का है 39.1, तो 9 + 1 10, 9 6 15 + 1 16, 3 + 1 4, इधर डॉट 46 है, क्या 46 आंसर है, नहीं, उसका एवरेज, एवरेज मतलब मीन, मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2, मतलब 46 डिवाइड बाय 2 23। क्या ये सोडियम का मास है, हाँ, तो उसने वही बोला ना कि यार एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का ऐड कर दो, उसका एवरेज निकाल दो। यही बोला कि नहीं, देखो वापस से बोलता हूं मैं कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को ऐड करो, उसका एवरेज निकालो, उसका मीन निकालो, मतलब उसको डिवाइड बाय 2 करो, हाफ करो और वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर होगा। इतना ही बोला डॉबेराइनर ट्राइड ने। डॉबेराइनर ट्राइड को वापस से सम अप करते, 30 एलिमेंट्स है, 1817 है, 1817 में क्या जर्मन साइंटिस्ट ट्राइड मतलब तिगड़ी मतलब क्या 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना, जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में लिखा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में लिखा, और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, सेम नहीं थी। उसका लॉ क्या कहता है, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट का और लास्ट एलिमेंट को ऐड करो इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज, मतलब मीन ऑफ द मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास। यही है डॉबेराइनर ट्राइड की पूरी कहानी। देखिए हम लोगों ने 2 पॉइंट को कैसे इस्तेमाल किया, नोट कर लो इसको।
आप आई होप आप लोगों ने ये पॉइंट पूरा लिख लिया होगा। अब इसके बाद न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स क्या में पढ़ते हैं। अच्छा, डॉबेरेनेट्राइड की और 2-3 चीज है जो बताना रह गई है, वो भी उसको देख लेते हैं कि मतलब ये तो बात है ना कि इसकी अच्छी बात थी, लेकिन बुरी बात क्यों है, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होना चाहिए। देखो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन इसका जो था ना वो काफी वैलिड था। क्यों वैलिड था, क्योंकि देखो इसने ना, और डॉबेरेनर क्या कहते हैं पता है क्या, मेरी सुनोगे तो ही सही पाओगे। क्या बोला, मेरी सुनोगे तो ही सही पाओगे, वरना गलत करके आओगे फिर मेरे को नहीं कहना। वो क्या कहता है कि ये सारे एलिमेंट्स को वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम लिथियम और पोटेशियम और क्लोरीन का ग्रुप बना दो, ऐसा नहीं होता। उसका प्रॉपर्टीज सिमिलर भी होना चाहिए और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास भी होना चाहिए। तो क्या कहता है भैया, मेरे ग्रुप है उसको याद कर लो। वैसे कैसे तो आप लोग याद करोगे, कौन सा एग्जांपल याद करोगे जो हम लोगों ने पढ़ा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और क्या है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तीसरा क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मुझसे पूछोगे और इनमें से याद भी अगर आपको मेहनत करनी है तो एक ये वाला याद करके जाओ और एक ये वाला याद करके। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम नहीं भी याद किया तो कोई वांदा नहीं, लेकिन ये दोनों करके जाना। अच्छा, तो इसका फायदा क्या, मतलब क्यों इसको हम लोग पढ़ रहे, तो रीजन क्या था। देखो 1 2 3 ये 9 एलिमेंट्स हो गए, ये 9 एलिमेंट्स हो गए, और उस समय पे 30 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। मतलब क्लोज टू इसको मैं 10 ले लूं, मतलब ये 1/3, मतलब 33% ऑफ द एलिमेंट्स इसने कवर कर लिए। मतलब कम एलिमेंट्स थे ना, तो उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट्स तो आ गए, लेकिन डिसएडवांटेज क्या था कि ये लिमिटेड था। आगे कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसका ग्रुप बहुत लिमिटेड बना, 3 ही का ग्रुप बन रहा है, रैंडमली कोई भी ग्रुप इसके हिसाब से बनना पड़ रहा है, इसीलिए ये फेल हो गया, इसीलिए ये फेल हो गया। तो ये वाला लिख लो, ये 33% है, 9 है, इसीलिए आप लोग को ये याद रखना है। 30 एलिमेंट्स उस समय पे डिस्कवर थे। प्रॉब्लम ये है, मेन रीजन क्या है, 30 एलिमेंट्स उस समय पे डिस्कवर्ड थे। मे बी थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, लेकिन हाँ आपके टेक्स्ट बुक के सारे पॉइंट्स कवर कर दूंगा, बिकॉज इट्स अ फैक्चुअल चैप्टर, तो थोड़ा सा शायद समय लग सकता है। सो सॉरी फॉर दैट। मैं चाहता था और जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, बट देखते कैसा जाता है। तो डॉबेरेनेट्राइड हो गया, सब पॉइंट्स कवर कर लिए मैंने, इसके अलावा कुछ एक एक्स्ट्रा नहीं आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। अब बात करूंगा मैं न्यूलैंड्स। अच्छा, आप लोगों को समझा ना क्यों फेल हुआ और क्यों हम लोग पढ़ रहे थे, फ्यूचर को देख के हम लोग पढ़ रहे थे, और उस समय पे ये इनफ था, क्योंकि फर्स्ट वन था ना बाबा, फर्स्ट वन इतना भी किया बहुत बड़ी बात है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते थे, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। वापस इसका नाम पढ़ेंगे, हाँ या ना, इसके नाम के हिसाब से देखेंगे तो। अच्छा, न्यूलैंड्स नाम देखो, ये इंग्लिश साइंटिस्ट था, ठीक है, इंग्लिश साइंटिस्ट था। इसने इसके समय पे 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे, 1866 के समय पे किया। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मतलब क्या कहता है ये, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो इसने म्यूजिक से रिलेट किया। क्या क्या इसने, ये जो नाम है ना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसका, इसने म्यूजिक से रिलेट किया। जो म्यूजिक में 8 सुर होते हैं, देखो 7 सुर होते हैं, लेकिन 8वां जो होता है वो फर्स्ट के सिमिलर होता है, जैसे कि सा हो गया, रे हो गया, ग हो गया, न हो गया, प, ध, नी और सा, ठीक है। और देखो बहुत ध्यान से सुना, ये जो टर्म होता है ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में होता है, जैसे कि माइंड माय टैलेंट, ठीक है, सा रे ग म प ध नी सा। अब हंस रहे हो गया, आई नो, लेकिन इसका मतलब क्या है कि अभी आपने देखा डिफरेंस क्या है कि मैंने सा थोड़े देर लिया, सा रे ग म, तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है कि नहीं, इंक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं, मतलब समय बढ़ रहा है या नहीं। मैं उसको लंबा ले रहा हूं, सा रे ग म, और ऑलमोस्ट जो दूसरा वाला सा है ना उसका डबल है, मतलब अगर मैं इतना खींच रहा हूं तो दूसरे वाले सर को इतना खींच रहा हूं। मतलब क्या, जैसे ही सारे गामा में इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम उसका, वैसे ही जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, समझे कि नहीं समझे, कि जो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी उसको उसने रिलेट किया किसके साथ, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के साथ। हमारा पहला कंसेप्ट फिर से क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारा, क्या था, सिमिलर फिजिकल
एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ या ना? उसने कैसे म्यूजिक से रिलेट किया एटॉमिक मास को? उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ, हाँ या ना? ठीक है। और दूसरा हम लोग कैसे करें, वो क्या कहता है कि जैसे आठवां सुर पहले के सुर के बराबर है, जैसे आठवां सुर पहले सुर के बराबर है, वैसे ही आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की तरह सेम नहीं, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं? आठवां एलिमेंट, हर आठवां एलिमेंट पहले की तरह सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। यही कहता है न्यूटन्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, यही कहता है न्यूटन्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। और एक बहुत बड़ी बात जो इसमें लिखना है, इसका जो पीरियोडिक टेबल है वो 7 into 8 का बॉक्स का है, मतलब उसके टोटल 56 एलिमेंट्स आ सकते हैं। अगर एक में एक डालेंगे तो 56 एलिमेंट आ जाएगा। 7 into 8 मतलब 56 बॉक्सेस होंगे या नहीं होंगे? आपके टेक्स्ट बुक में पूरी टेबल नहीं बनाया गया है, बट आप लोग ये समझे फ्रीक्वेंसी, डबल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? उसका एकदम एग्जैक्ट है, लेकिन बस हाई नोट है, हाँ या ना? जो म्यूजिक से है ऑफेंड नहीं हो जाना, क्योंकि माय म्यूजिक अच्छा गाता हूँ, बट समझ रहे हो, टेक्निकल थोड़ा सा नहीं जाना। अच्छा, ये सारे पॉइंट समझे। वापस देखते हैं इसके बाद और क्या नए पता चलने वाला है। देखो, उसका लॉ पढ़ने वाले अभी, इसका लॉ पढ़ने वाले। देखो, मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स के टॉपिक को भी हटा दिया। इतना जोश में क्या कभी कभी ज्यादा हो जाता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये चैप्टर नंबर 2 भी खराब हो रहा है, लगता है मैं पता नहीं क्या क्या इरेज कर दूंगा। अच्छा, न्यूटन्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स में कन्वर्ट करते बताओ वो क्या कहता है? वो कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक मास। अच्छा, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स में कुछ भी आता आप लोग क्या बोलोगे? क्योंकि एक पीवाईक्यू में ना डॉबरेनस स्ट्राइड को एक्सप्लेन करने को आ गया था, स्टेट डॉबरेनस लॉ, एक पीवाईक्यू में 10th में, और उसमें एक एग्जांपल भी पूछा हुआ था। तो अगर इतना भी करके जाओगे ना, मोर देन इनफ। ये 1-1.5 घंटे का जो भी लेक्चर होगा, आई ट्राई टू फिनिश इट इन 1 hour 5-10 minutes, जितना भी है, बट अगर 1 hour 30 minutes, तो ये पूरा करके जाओगे ना, डैम फॉर श्योर इसके बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, मतलब मार्क्स तो गारंटीड है चैप्टर होने के बाद। ठीक है, चलो। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में क्या पढ़ रहे थे? 7 into 8 56 टेबल है। अच्छा, इसका लॉ पढ़ रहे थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ना, तो लॉ क्या है? वो कहता है, पहली बात तो ही अरेंज, पहले मैं क्या लिखूंगा? ही अरेंज, और देखो लंबा हो जाएगा इसलिए ही अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट, ऑल द 63 नोन एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ही कंपेयर्ड देम विद, देखो पहले मैं शॉर्ट में लिखता हूं, अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। पहली पॉइंट, कंपेयर्ड टू फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑक्टेव म्यूजिक। ही स्टेट्स, अभी देखो, ही स्टेट्स दैट every 8th element has physical and chemical properties similar to first। पता इसमें से क्या ऐसी बात है जो आप लोग नहीं समझ सकते? बाबा इसके साल वाल तो याद रखना नहीं आप लोग को, उसका तो टेंशन कुछ है नहीं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि हर 8वां एलिमेंट उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर पहले की जैसी होगी, हाँ या ना? जैसे कि अगर मैं इधर लिख रहा हूं एग्जांपल, तो हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर लिथियम आता है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या हीलियम आता है वैसे तो, बट हीलियम नोबेल गैस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं थे, तो उसने जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लिखा, मास आ नंबर नहीं, नंबर आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो बाद में देखेंगे क्यों नंबर आ रहा है, बट हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो फ्लोरीन इधर नहीं आएगा। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने किया कि मैंने नंबर को, देखो उसने क्या किया होगा, वो देखा होगा चलते 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 थोड़ी पीछे पीछे चलते चलते उसने क्या किया कि यार पीछे नहीं आगे चल रहे हो, बट मैं पीछे आ रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद जो 8वां एलिमेंट आया, उसने देखा है वो हाइड्रोजन की तरह दिखा रहा है सिमिलैरिटीज, वो हाइड्रोजन की तरह सिमिलैरिटीज दिखा रहा है, मतलब उसने क्या किया, हाइड्रोजन के नीचे रख दिया फ्लोरीन। अच्छा,
फिर आगे करते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन उस समय पे डिस्कवर था नहीं क्योंकि नोबेल गैस। फिर आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, इसने और कंटिन्यू किया, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करता गया इसने। और ठीक है, ये इसका पीरियडिक टेबल है जो हमें लगेगा, तो ये इसका पीरियडिक टेबल है और इसने किया है। बट हमें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो क्या है, वो ये है, ध्यान से देखो, अगर ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, अगर हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एवरी 8 एलिमेंट है सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट, हाँ या ना। अच्छा, ये तो आप लोग फेमिलियर, लेकिन इधर देखो लिथियम, मैं अब जब मैं लिथियम को कंपेयर करूंगा, तो लिथियम से नंबर चालू करूंगा, यहां से नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8th एलिमेंट इज सोडियम, एवरी 8th एलिमेंट से सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट एलिमेंट। यही हम लोगों ने डॉपेलर में देखा था ना, लिथियम सोडियम। अब नीचे क्या आने वाला है, पोटेशियम आने वाला है। देख लो अपने पीरियडिक टेबल में सोडियम के नीचे पोटेशियम दिया है ना, क्लोरीन के बाजू में पोटेशियम दिया है कि नहीं। यही प्रूफ कर रहा है कि डॉपेलर भी सही था और न्यूलैंड भी अपनी जगह पे सही है। अगर दोनों सही है तो वो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यार और एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होने वाले थे। ये क्यों गलत हो गया, अब हम लोग जानेंगे। आप लोग इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोग ये समझ चुके हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि भैया इतना अच्छा किया, इसका सब तो ठीक चल रहा था, तो प्रॉब्लम क्या हुआ यार, मतलब इसके लिमिटेशंस क्या है, क्या पढ़ेंगे हम इसके लिमिटेशंस क्या है, डीमेरिट्स, लिमिटेशंस क्या है इसके। पहला लिमिटेशन, वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ आता है अगर आप पूछोगे तो ये आता है क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन और 17 आर्गन, पोटेशियम और हम लोग बात करें कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ आता है, मतलब यहाँ के बाद ये वैलिड नहीं होने वाला। क्यों नहीं वैलिड होगा और क्या नहीं वैलिड होगा? ये रीजन है कि ये दोनों चीज को फिट नहीं कर पा रहे, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को और सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को फिट नहीं कर पा रहे। तो पहला डिसएडवांटेज क्या हो गया कि ये कैल्शियम कलर पाएंगे। दूसरी बात, इसका जो है वो 7 into 8 मतलब 56 टेबल है, हाँ या ना? 56 बॉक्सेस है, तो अगर एक एलिमेंट को एक बॉक्स में रखेगा तो आप लोग मुझे बताओ कि कितने बॉक्सेस फिल होंगे। 56 मतलब 56 एलिमेंट्स है, लेकिन एलिमेंट्स कितने हैं? 63 है। तो अब उसने क्या किया, देखो बहुत चला के क्या करेगा, ये क्या करता है, ये बोलता है कि मेरा टेबल है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही बॉक्स में ना दो एलिमेंट को कोशिश करता हूँ फिट कर देता हूँ, चलो अकोमोडेट करने के लिए फिट करने। तो इसने क्या किया, जैसे कोबाल्ट एंड निकल हो गया, इसको अलग अलग जगह पे होना चाहिए था, बट इसने क्या किया, इसने जो है उनको सेम बॉक्स में रख दिया। अच्छा, सेम बॉक्स में होने का मतलब क्या होगा, देखो ये मैं बहुत ध्यान से लिख रहा हूं। अगर ये लोग सेम ग्रुप में है, ग्रुप मतलब क्या, ये वाली ऐसी लाइन, लिथियम सोडियम, तो इसका मतलब क्या है, ये लोग सिमिलर प्रॉपर्टीज है। लेकिन अगर सेम बॉक्स में है तो मतलब तो एलिमेंट सेम हो गया ना बाबा। अगर सेम बॉक्स में मतलब क्या, ये एलिमेंट सोडियम के लिए है तो सोडियम के लिए ही होना चाहिए ना, क्योंकि इसके एटॉमिक मास 23, इसके एटॉमिक मास 23, किसी और का 24 होगा, तो इसमें फिट कैसे होगा, क्योंकि ये बॉक्स जो 23 के लिए असाइन है, लेकिन इसने क्या किया, कोबाल्ट और निकल को सेम में रख दिया। अच्छा ठीक है, कोबाल्ट और निकल को सेम में रख दिया। अब अच्छा इसने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, मतलब गलती करो ऊपर से एक्सप्लेनेशन ने बोला, उसने क्या बोला कि यार मैं कोबाल्ट एंड निकल को सेम बॉक्स में इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि कोबाल्ट एंड निकल का एटॉमिक मास ऑलमोस्ट बराबर है। क्या बोला, ये देखना अगर आपको है तो आपके मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ना कोबाल्ट और एटॉमिक मास इसका एटॉमिक नंबर 27 28 है, आप लोग देखना उसको कुछ 58 ऐसे 57 58 है। तो उसने बोला कि कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास एग्जैक्टली सेम है और मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लिखता हूं। अगर मैं आगे लिख दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि कोई किसी से बड़ा है या छोटा है और वो मैं इसको नहीं करना चाहता, इसलिए कोबाल्ट और निकल को सेम में रख दिया। हम लोग बोले चलो ठीक है, एक बार इसने एक्सप्लेनेशन दिया, डर रहा है बोल रहा है, तो मैं बोला ठीक है। लेकिन
सीरियम एंड लैंथेनम को भी रख दिया, सीरियम एंड लैंथेनम, ये सी एन लानी है, सी लानी है, ये शीला नहीं है, ये सीरियम एंड लैंथेनम, सीरियम एंड लैंथेनम को भी क्या कर दिया इसने, सेम बॉक्स में रख दिया। अब इसका लॉजिक फेल हो रहा है, अब इन दोनों का एटॉमिक मास अलग है, पहली बात। दूसरी बात सबसे पता है क्या, इन लोग की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है सीरियम और लैंथेनम की। अच्छा ठीक है, कोबाल्ट और निकल को उसने और एक दिया कि नहीं कोबाल्ट और निकल की ना प्रॉपर्टीज सेम है, चलो आप माने, चलो ठीक है, लेकिन कोबाल्ट और निकल को हैलोजेंस के साथ रख दिया। अब हैलोजेंस मतलब क्या, फ्लोरीन क्लोरीन के साथ रख दिया, इनको हैलोजेंस बुलाते हैं, ये याद रखना, ये है याद रखने वाली बात, ये है याद रखने वाली बात, हैलोजेंस वाला ये याद रखना। अब हैलोजेंस मतलब क्या हुआ बाबा, ये है नॉन मेटल्स, और कोबाल्ट और निकल है मेटल्स। अरे बाबा अगर सेम ग्रुप में मतलब क्या उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, मतलब एक जैसी है, अरे नॉन मेटल्स और मेटल्स कंप्लीटली अपोजिट है तो कैसे कर सकते हो, तो इसका थर्ड ड्रॉबैक क्या आता है, ही पुट कोबाल्ट एंड निकल अंडर हैलोजेंस। अच्छा आप लोग अंदर देखना, उधर लिखा है अंडर नोट डो। अच्छा डो क्यों दिया पता है क्या, आप लोग ये जानते हो, डोरेमी को जानते हो, उसके आगे आती है फासोल आती है, डोरेमी फासोल आती है। डोरेमी कौन, डोरेमोन की बहन। तो इधर क्या कर रही है, अरे वो सी वैसा, ये साउथ मतलब वेस्टर्न म्यूजिक है, जैसे सारे गामा पता नहीं से डोरेमी फासोल आती है ऐसा है। तो अंडर द नोट डो मतलब डो जो नोट है ना, जैसे सा नोट है ना, उसके नीचे रख दिया दो अलग अलग फिजिकल, मतलब बाबा एक मेटल इधर एक नॉन मेटल इधर, आप इसको सेम ग्रुप में कैसे रखते हो, ये इसकी गलती थी। दूसरा क्या गलती था, अच्छा चलो ठीक है, इसने गलती पे गलती किया, लेकिन उसने क्या किया, अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई मैं इधर खड़ा और मेरा दोस्त इधर खड़ा है, मतलब हम दोनों में थोड़ी सी डिफरेंसेस है, एक मैं इधर खड़ा और मेरा एक दुश्मन उधर खड़ा, मतलब हम दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, तो जिसमें कम डिफरेंसेस है वो बाजू में रहते हैं, जो कम डिफरेंसेस है वो बाजू में रहते हैं। अब देखो उसने कोबाल्ट और निकल और आयरन, कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट एंड निकल और आयरन जो है वो सिमिलर है लेकिन उनको अलग रख दिया। अरे बाप रे, कोबाल्ट और निकल आयरन की जैसे, मतलब एटलीस्ट मेटल्स है ना बाबा, कुछ भी नहीं तो मेटल्स तो है, कोबाल्ट है, निकल मेटल है, आयरन मेटल है, तो एक मेटल को दूसरे, ये ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, ये मैं मानता हूं, इसीलिए कोबाल्ट और निकल को और ऑक्सीजन सल्फर दूर मानता हूं, लेकिन आयरन मेटल है तो उसको बाजू में रखो ना, मतलब इसने पूरा घोटाला कर दिया, जो करना चाहिए वो नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए वो कर लिया। मतलब क्या, इसने क्या किया, कोबाल्ट और निकल और आयरन को साथ में रखना चाहिए वो नहीं किया, और उसने आयरन, ये फ्लोरीन क्लोरीन और कोबाल्ट निकल को साथ में नहीं रखना चाहिए क्योंकि नॉन मेटल्स और मेटल्स है, और उनको साथ में रख दिया, मतलब पूरा गड़बड़ घोटाला, पूरा पैसा बर्बाद, डैश डैश डैश। मतलब वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, ठीक है कैल्शियम तक वैलिड है, उसके बाद 7 × 8 56 तो एक में घुसाने लग गया। अच्छा सीरियम और लैंथेनम का चलो समझ गया, एटॉमिक मास क्लोज है तो मैंने उसको सेम बॉक्स में रख दिया। दूसरी बात फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट सिमिलर, तो कोबाल्ट और निकल को भी सेम बॉक्स में रख दिया, चलो मान गया मैं मान गया। लेकिन बाबा सीरियम एंड लैंथेनम का तो सेम भी नहीं, फिर क्या बोलोगे उसका एक्सप्लेनेशन, उसके अलावा कोबाल्ट और निकल को हैलोजेंस के साथ रख दिया, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स को साथ में रख दिया, ये तो गलत हो गया। और मेटल्स को साथ में होना चाहिए, आयरन कोबाल्ट और निकल आयरन को, लेकिन उसको दूर दूर रख दिया। यही 4 लिमिटेशंस की वजह से। और ये तो सोचो, चलो ये तो ठीक है मान लिया, चलो ये 4 आप लोग जानते हो, लेकिन और एलिमेंट्स आएंगे, अभी तो 63 में ही गड़बड़ घोटाला है। जब 63 का डबल 126 आएगा, 118 आएगा, 120 आएगा, 100 पार हो जाएगा, तो ये एक में क्या 4 घुसाएगा। तो प्रॉब्लम यही थी, इतनी सारी प्रॉब्लम थी। तो अब चलो न्यूलैंड्स, चलो भाई जाओ, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव बहुत अच्छी है, कहानी है, गाना अच्छा, सब गाना बजाना चल रहा है, लेकिन इतने सब कुछ लिमिटेशन है कि अब हम बोलेंगे बाय बाय। तो इसको नोट कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे समझने के लिए। ठीक है, अंडरस्टूड पॉइंट। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स का हो गया काम। अच्छा मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिया। अब आते, मेरा फेवरेट साइंटिस्ट है ये, हालांकि ये फेल हो गया बट ये फेवरेट साइंटिस्ट है। क्यों, आप लोग भी जान जाओगे और शायद आप लोगों का भी फेवरेट हो जाएगा ये। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, मेंडेलीव। अच्छा नाम है मेंडेलीव्स, पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल, मेरा शॉर्ट फॉर्म। आप लोग अपना यही बनाओगे, इसके अलावा तो क्या बनाओगे।
मेंडलीव जो था, साल भी बहुत बढ़िया है और नाम तो उससे भी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ही इज रशियन साइंटिस्ट। पहली बात तो याद आपको वैसे ही हो जाएगा। इसके अलावा ये याद रख लो, ये तो याद नहीं रखना है, इसने ये जो परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट है ये इस दौरान किया। एडी मतलब एनो डोमिनी मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, मतलब आफ्टर क्राइस्ट एरा। एनो डोमिनी मतलब बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, एडी मतलब बाद में। तो 1869 से 72 ये भी हो जाएगा। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, ये ना बहुत डेंजर आदमी था, मतलब इसकी खुद की ये था ड्रीम 11 खेलने वाला लगता है। ये ऐसा प्लेयर था भाई, और ऐसा प्लेयर ना कि जो बोल दे होना ही होना है। आज बोलेगा ये तो ये होएगा ही। क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसकी प्रेडिक्शंस लाजवाब, एक भी गलत नहीं। ऐसा कोई होता है क्या? अरे एक दो मैच में तो फेल हो जाना चाहिए ना, लेकिन ये भाई मैच में फेल ही नहीं हो रहा है, क्या पता किधर का जादू है। चलो अच्छा क्या देखते हैं इसके बाद मेंडलीव पीरियडिक टेबल, ध्यान से सुनो ठीक है। तो मेंडलीव पीरियडिक टेबल ना ये मतलब इसने ना इसकी स्कूलिंग बहुत अच्छे से नहीं की थी। तो पहली बात तो अगेन जो मेरा लॉ है इधर तक, इधर भी वैलिड था इधर भी वैलिड था, अभी इसमें भी वैलिड होएगा। ही अरेंज्ड ऑल द, अच्छा इसके पास इसका बड़ा टेबल था, इसका बहुत बड़ा टेबल था इसका, ठीक है। तो 63 एलिमेंट्स और उससे ज्यादा भी एलिमेंट्स डिस्कवर मतलब ये भर सकते, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। तो 63 एलिमेंट्स उससे ज्यादा एलिमेंट्स आराम से ये फिलअप कर सकता था, तो उसमें कोई भी तकलीफ नहीं थी। लेकिन उसने भी वही किया, अगर इंक्रीजिंग है एटॉमिक मास के इसमें इसने अरेंज कर दिया। तो भी यही कहता है कि मेरा मास जो है वो बढ़ते बढ़ते मैं उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का कंसेप्ट है, 1 2 3 4 जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा वैसे ही मैं उसको प्लेस करता जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का मैंने ये कंसेप्ट समझ लिया। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट है अगेन सिमिलैरिटी, मतलब सिमिलर इन फिजिकल एंड केमिकल। अभी ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा अलग करेगा कुछ ना कुछ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग अभी तक, ये एलिमेंट्स नहीं मॉलिक्यूल्स की बारे में बात कर रहा है, मतलब और एडवांस हो गया। और मॉलिक्यूल्स भी कौन से, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। यार ये क्या है? अभी तक तो हम लोग एलिमेंट की बात कर रहे थे ना, फिजिकल बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर हो गया एलिमेंट की, एलिमेंट का कोई और प्रॉपर्टी हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिव, सब ये सब बात कर रहे थे। ये क्या बात कर रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड, मॉलिक्यूल्स क्या बात कर रहे हैं? हाँ लेकिन सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये लिख दूंगा कहीं भी तो मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। मार्क्स के लिए तो समझ गया। ये हाइड्रोजन ऑक्साइड का क्या है, और ये क्या दिया हुआ है RH, ये क्या है RH4 एग्जांपल दे रहा हूं, और RO2, ये क्या सब है? क्या बोल रहे हैं? इसको ध्यान से समझने वाला पार्ट मेरा फेवरेट है, ठीक है। समझते धीरे से क्या बोल रही है। तो पहले इसको समझो, पहले ये सब तो समझ गए ना आप लोग। पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्साइड के कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोग हाइड्रोजन ऑक्साइड के कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड का कंसेप्ट बहुत सिमिलर है, बहुत एग्जांपल आप लोग जानते हो। आप लोग उसके पीरियोडिक टेबल में आता ना, और एक ये देखना, कार्बन देखना, कार्बन दिख रहा होगा, नीचे सिलिकॉन देखना, कार्बन सिलिकॉन, और फिर नीचे जर्मेनियम देखना, ठीक है। और इन तीनों को अभी फिलहाल देखना, ठीक। कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, नीचे जर्मेनियम आता है, ये फैक्ट है। और क्यों आते हैं? क्योंकि ये लोग की सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन कुछ और मॉलिक्यूल क्या, आप लोग ऊपर देखना, ऐसे लिखा होगा RH4 एंड RO2। इसका मतलब क्या होगा, और मैंने यही एग्जांपल क्यों लिया? R मतलब हो गया मेरा एलिमेंट, मेरा एलिमेंट की जगह मैं कुछ भी लिख दूं, मेरी मर्जी, माई लाइफ माई रूल्स। R हो गया मेरा एलिमेंट। तो R इसमें क्या क्या हो सकता है? कार्बन भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है, जर्मेनियम भी हो सकता है। अच्छा तो H क्या है? मतलब हाइड्राइड है, ये इसको बुलाऊंगा मैं हाइड्राइड, इसको ऑक्साइड। हाइड्राइड ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया कि यार हाइड्रोजन होगा कुछ ना कुछ, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन होगा। तो मेरे एलिमेंट के अलावा अगर हाइड्रोजन होगा तो मैं बोलूंगा कि मेरा एलिमेंट का हाइड्राइड है। वो क्या बोला मैंने कि मेरा एलिमेंट का हाइड्राइड है। और अगर मेरे एलिमेंट को छोड़ के अगर ऑक्सीजन होगा तो क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि मेरे एलिमेंट का ऑक्साइड है वो। समझते कैसे? समझते। RH4 RO2 ये हो गया हाइड्राइड, ये हो गया ऑक्साइड। मतलब आपने ये देखा है क्या? अरे हाँ यार, ये तो मीथेन है।
ये तो CH4 गैस है, ये मीथेन गैस इसको बोलते हैं, पता है मुझे। और अगर R की जगह, मतलब देखो ये मेरा R है, मेरा एलिमेंट R, कार्बन मेरा एलिमेंट है, और हाइड्राइड मतलब ये कार्बन का हाइड्राइड, मतलब इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, CH4 तो है, लेकिन केमिस्ट्री में मेंडेलीव के अकॉर्डिंग CH4 इज द हाइड्राइड ऑफ कार्बन। और अगर मैंने CO2 लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड नाम है, ठीक है, लेकिन मेंडेलीव के अकॉर्डिंग क्या हुआ, मेंडेलीव के अकॉर्डिंग ये हुआ कि ये ऑक्साइड ऑफ मेरा एलिमेंट, मतलब ऑक्साइड ऑफ कार्बन, समझे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि मेरा एलिमेंट का, जैसे कि अभी ये है, ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन अगर CH4 बनाएगा तो सिलिकॉन भी कार्बन के जैसा है, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ या ना। जैसे मेरा जो पीरियोडिक टेबल था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो बोरॉन के पहले आएगा कार्बन, मतलब बोरॉन से एटॉमिक मास बड़ा, हाँ तो ठीक है, आप लोग देखना पीरियोडिक टेबल में बोरॉन के बाद कार्बन आता है, मतलब बोरॉन से ज्यादा एटॉमिक मास कार्बन का, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का थियरी सही है। लेकिन सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड्स का मतलब क्या है कि इन लोग की प्रॉपर्टी सिमिलर है, किसकी, हाइड्रोजन ऑक्साइड्स। किसका मतलब अगर कार्बन CH4 बनाता है तो Si भी H4 के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, SiH4, ये SiH3 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, SiH एग्जिस्ट नहीं कर सकता, SiH2 या कोई भी ऐसे नहीं, ये ऐसे ही बनेगा, ये SiO2 ही बनेगा। सिमिलरली जर्मेनियम के साथ GeH4 ही बनेगा, GeO2 ही बनेगा, समझे। वो ये कहना चाहता है कि उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसने बता दिया। क्या बताया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब अब मैं कार्बन की प्रॉपर्टीज नहीं, अब कार्बन का H4 का प्रॉपर्टीज देख रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि अगर कार्बन का बॉइलिंग टेम्परेचर अगर इसका 100 होगा तो इसके 100 के आसपास होगा, 100 से इंक्रीज हो रहा होगा, जैसे कि 100 है तो 200, 300, 400, ऐसे नहीं, 100, 150, 200, 600, 800, ऐसे नहीं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होगा। अगर इसका 100 है तो इसका शायद 150 से इंक्रीजिंग हो रहा होगा या डिक्रीजिंग हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि सिमिलरिटी है ना, मेरे एक से ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा, ऐसा तो नहीं है कोई अलग ही प्रॉपर्टी, इसका 100 है, इसका 1000 है, इसका 100 है, इसका 5000 है, ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, हाइड्राइड्स की, जैसे कि CH4, SiH4, GeH4, इनमें क्या सिमिलरिटी होगा कि इनका एटॉमिक मास जो होगा वो नीचे जाते हुए इंक्रीज तो होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन CH4, SiH4, GeH4 जब नीचे जाऊंगा तो इसका मतलब इन लोगों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, मैंने किस टेम्परेचर पे ये बॉइल होने लगेंगे, तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये 110 होगा, ये 120 होगा, तो डिक्रीज हो रहा है अगर तो 100 होगा, 90 होगा, 80 होगा। इसका मतलब ये होता है। आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे हम लोग उनके हाइड्राइड्स ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं। पहले एलिमेंट की बात कर रहे थे कि अच्छा एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, अब मैं हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, डेंसिटी की बात कर रहा हूं। आप लोग समझे इस पार्ट को, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स वाले पार्ट को। आप लोग ये हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स वाले पार्ट को समझे, इसको नोट कर लो जो आपको अच्छा लग रहा है। टेबल हुआ नहीं है, मैंने इसको मार्क कैसे कर दिया, हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट वैसे आप लोग को नहीं पढ़ाया जाता, बट अगर आप लोग ये समझ जाओगे ना तो आप लोग को समझेगा कि ऊपर RH4 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि R मेरा एलिमेंट है, उसमें कार्बन की जगह कुछ और भी ऐड कर सकते हो, हाँ या ना। तो वही अभी जो मैंने आपको इतना देर बता रहा था कि यार मेरे दो कंसेप्ट है, क्या मैं इसमें वैलिड है सर, हाँ है ना, क्यों नहीं है, लिखो यार। अपनी मार्क्स से मार्क्स लिखने के लिए कुछ भी लिखो, मैं लिख दूंगा वापस से। इंक्रीजिंग, देखो अब मैं ना एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ता हूँ आपका, उसने क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है इसमें कि ही नोन दी ऑल दी 63 एलिमेंट्स इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। और ये देखो इसको जो एटॉमिक मास का वाली बात है ना, इन दोनों पॉइंट को इसने रिलेट करने वाला एक लाइन लिखा। ये जो दोनों पॉइंट है ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है मेरे दोस्त, लेकिन इसके अलावा किसकी, ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट। और प्रॉपर्टीज कैसी, जैसे टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये है इसके कहने का पूरा ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, और इन दोनों को रिलेट करते हुए इसने लिखा इसका
मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, इन दोनों को रिलेट करते हुए उसने बोला कि इन दोनों को मैं एक पॉइंट में लिखूंगा, और उसका लाइन क्या कहता है, उसका लाइन ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। ये याद रखना है, ये आपका होमवर्क है। मतलब होमवर्क मतलब मैं क्या दूंगा आपको, होमवर्क आप लोग करते तो हो। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। ये पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब ये इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, सिमिलैरिटीज होंगी इन लोग में। और पीरियोडिक है, पीरियोडिक मतलब क्या होता है, रिपीट होता है। मतलब आप लोग बोलते हो ना कि यार 12 बजने के बाद एक घर एक पीरियड हो गया तो वापस से एक अगला पीरियड चालू हो जाएगा, मतलब एक नया प्रॉपर्टी चालू हो जाएगा, सिमिलैरिटी देखा जाएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन किसका, एटॉमिक मास। जैसे मतलब जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉपर्टीज में चेंज भी होगा, और जब सेम ग्रुप में आएंगे तो उनमें सिमिलैरिटी भी होगा। लेफ्ट टू राइट जाते हुए जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, तो प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे जाते हुए चेंज हो रही है, लेकिन ऊपर से नीचे जाते हुए जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा है वैसे एटॉमिक, लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या हो रहा है कि जैसे ही एटॉमिक मास बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है एटॉमिक मास, तो क्या पता चल रहा है, प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, लेकिन ऊपर से नीचे भी एटॉमिक मास बढ़ता है, ऊपर से नीचे भी एटॉमिक मास बढ़ता है, लेकिन वहां प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती है। ये था आपके पूरे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब इसके हम लोग पढ़ेंगे इसकी तारीफ। क्यों मैं बोलता हूँ ये ड्रीम 11 का मेन प्लेयर है, क्यों मैं बोलता हूँ अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर वैसे भी क्लोज टू 1 आवर हो चुका है, एंड वी हैव कंप्लीटेड क्लोज टू 55% 60% ऑफ द चैप्टर। एक मेरिट्स और डीमेरिट्स का बचा हुआ है, मॉडर्न पीरियडिक ट्रेंड्स का पार्ट बचा हुआ है। आई वुड हैव कंटिन्यूड, लेकिन लेक्चर कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू पे अटेंशन टू मोर देन 1 आवर का चैप्टर। इसीलिए आई विल बी अपलोडिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो इन विच विल बी कंप्लीटिंग द पार्ट। आई होप दिस वीडियो विल बी थोड़ा सा लेंथी, बट आई एम रियली सॉरी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको बताने वाली थी, और मुझे नहीं पता कि इसका रिस्पॉन्स कैसे आएगा दिस चैप्टर, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए, और अगर कुछ हो गया होगा तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर द पार्ट, एंड प्लीज़ प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।